आज की क्लास थोड़ी सी हैवी होने वाली है। हैवी का मतलब आप ये मान के चलिए आप थोड़ा कंपटीशन लेवल पे पहुंच जाओगे। है तो ये एकेडमिक की क्वेश्चन, लेकिन जनरली पूछते नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट उसका कंपटीशन पे पहुंच जाता है। तो हो सकता है कि भाई जो अच्छे बच्चे हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बहुत एंजॉय करें इस चीज को, और इसका उल्टा ही जिसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है उनको समझ में ABCD EFG कुछ नहीं आने वाला आज, कुछ नहीं आने वाला आज। तो आज मैं रोटेशनल मोशन को टारगेट करूंगा, जो उसमें थोड़ी बहुत चीजें रह गई है। देखो, मैंने रोलिंग मोशन पढ़ाई थी, तो रोलिंग मोशन पहले रिवाइज कराता हूं। देखिए रोलिंग मोशन क्या होती है। परफेक्ट रोलिंग, जब हम खाली रोलिंग बोलते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हम परफेक्ट रोलिंग का सवाल करेंगे। और परफेक्ट रोलिंग वो होती है जिसमें ना फॉरवर्ड स्लिपिंग हो ना बैकवर्ड स्लिपिंग हो। और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लिपिंग आपको पढ़नी है तो वो उस वाले कंटेंट पे जाना। ठीक है, तो बताना। रोलिंग का मतलब होता है जिस सिस्टम में ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, ठीक है ना, जिसमें बॉडी ऐसे और ऐसे यू जाए। अब यदि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और इसकी रेडियस आर है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एग्जैक्टली आर ओमेगा ही होनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एग्जैक्टली आर ओमेगा होनी चाहिए। नहीं तो यदि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा से ज्यादा है या कम है तो वो परफेक्ट रोलिंग नहीं होती। मैंने बताया था रोलिंग में क्या हो जाता है। परफेक्ट रोलिंग हम उसे मानते हैं, या देखिए आपने वो भी देखा होगा, जैसे टायर है, फंस जाए, चलते चलते रेत में फंस जाए, तो उसमें क्या होता है, रोटेशन ज्यादा होता है ना, आगे बढ़ना थोड़ा कम हो पाता है ना। अच्छा, परफेक्ट रोलिंग की शर्त ये मैंने बताया, चलो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा, मैं पढ़ा चुका हूं डिटेल में। तो ये बात ध्यान होगी ना, मैंने दो तरीके की स्लिपिंग बताई थी। टायर का रेत में फंसना, या अचानक चलते हुए गाड़ी में और आप बहुत चिकनी सड़क पर हो और अचानक आप ब्रेक मार दो, है ना, तो ब्रेक परफेक्ट नहीं है तो वो ओमेगा कम करेगा और वेलोसिटी कम नहीं हो पाएगी, स्लिप मारेगी। तो दो तरीके की स्लिपिंग होती है, और यदि ये दोनों ही स्लिपिंग एब्सेंट हो तो हम उसे परफेक्ट रोलिंग बोलते हैं। परफेक्ट रोलिंग में किसी को याद हो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी होती थी, जल्दी से बताओ। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी होती थी जब परफेक्ट रोलिंग, व्हेन परफेक्ट रोलिंग बिगिन टू स्टार्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? देव को याद है, वेरी गुड, जल्दी बताइए। और जिसको ये नहीं पता कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या है, दिया, वेरी गुड, वो आज की क्लास छोड़ दे, सीरियसली बोल रहा हूं, वो आज की क्लास छोड़ दे, उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 थी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी, ध्यान करो, देखो यदि ये बताना ये ऐसे जा रहा है, इस लॉजिक से ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है, तो इसके इस पार्ट की वेलोसिटी भी इधर होगी, इधर होगी। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है, सपोज करो, है ना, रोटेशन, और ये प्योर रोटेशनल मोशन है। तो इस हिसाब से यदि मैं इस पे टेंजेंट डालूं, इस पे टेंजेंट डालूं, तो टेंजेंट इधर और टेंजेंट इधर आ रही है। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ये वाली वेलोसिटी इधर जा रही है और ये वाली वेलोसिटी इधर हो रही है। तो ध्यान करो, कैंसिल हुए। यदि ये ज्यादा है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, यदि ये ज्यादा है तो बैकवर्ड स्लिपिंग, और ये दोनों बराबर है तो नेट वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की 0 हो गई थी। क्या कमाल कर दिया बेटा आपने। ठीक, तो जब परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट होती है, जब परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट होती है तो कुछ फैक्ट तो परमानेंट याद कर लीजिए। सेंटर ऑफ मास, यदि इसका ओमेगा है और ये रेडियस आर है, तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली आर ओमेगा वेलोसिटी से ही चलना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी होती है, 0, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है। तो इसका मतलब, एक्चुअली फिर से सुनो, परफेक्ट रोलिंग का मतलब है नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग, स्लिपिंग हो ही नहीं। और जब स्लिपिंग नहीं होगी तो बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पे। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा 0 रहेगा, इस पे ध्यान रखना। व्हेन परफेक्ट रोलिंग बिगिन, जब परफेक्ट रोलिंग बिगिन होती है तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे, जब इसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं है, जब ये पॉइंट स्लिप ही नहीं कर रहा, तो ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा। जब ये इस पॉइंट की वेलोसिटी ना इधर है ना इधर है, तो ना काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा ना इधर लगेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा 0 रहने वाली है यहां पर, ये बात ध्यान है। अच्छा अब सुनिए, इस पॉइंट पे मैं एक चीज और बता दूं, ये वाला पॉइंट की, अच्छा ये बताना, वेलोसिटी 0 होना और एक्सीलरेशन 0 होना कंपलसरी है क्या? यदि किसी की वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0 ही होगा। यदि किसी की वेलोसिटी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंकता हूं तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, लेकिन एक्सीलरेशन उसमें फिर भी लग रहा होता है। तो सुनिए बेटा,
इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब यह है कि ना तो इसको इधर एक्सेलरेशन मिलेगा ना इधर एक्सेलरेशन मिलेगा। इधर एक्सेलरेशन मिलेगा तो इधर वाली वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और इधर एक्सेलरेशन होगा तो इधर वाली। देखो ये दोनों वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, ये दोनों वेलोसिटी। देखो ये ट्रांसलेटरी मोशन वीटी, वीटी माने ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से जो जनरेट हुई है, वी आर जो रोटेटरी मोशन की वजह से जनरेट हुई है। तो रोटेटरी मोशन से जो जनरेट हो रही है ट्रांसलेटरी से। आप बताइए यदि इनमें से कोई भी एक फैक्टर जीत गया तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी आ जाएगी फिर, और यदि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी होगी तो ये स्लिप करेगा और फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। स्लिप कर रहा है तो रोलिंग तो हो रही है लेकिन परफेक्ट रोलिंग नहीं हो रही। परफेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ना तो ये वेलोसिटी ना ये कोई भी डोमिनेट नहीं करनी चाहिए। मैं बताते बताते भूल गया क्या बताना था मुझे। चलिए, तो ध्यान रखना ये एक आइडियल सिचुएशन है, हम एक आइडियल सिचुएशन को पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं परफेक्ट रोलिंग। तो हाँ, तो मैं फिर से बोल रहा था ना बाबा आवेगा ना घंटा बजेगा, इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन 0 होगा। हाँ आगे ध्यान, तो बताना यदि इसमें ये वाला एक्सेलरेशन होगा, इधर वाला एक्सेलरेशन हुआ, तो वो इस वेलोसिटी को बढ़ा देगा और ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये ज्यादा हुई और ये कम हुई तो यहाँ नेट वेलोसिटी 0 नहीं आएगी। तो यानी ये वाला एक्सेलरेशन परफेक्ट रोलिंग में तो नहीं होता। ये वाला एक्सेलरेशन हुआ तो ये वाली वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फिर परफेक्ट रोलिंग नहीं होगी, क्योंकि यदि ये वेलोसिटी बढ़ गई तो फिर ये कैंसिल नहीं करेंगे। तो ना तो ये एक्सेलरेशन होता ना इसमें ये, लेकिन बेटा इसमें क्योंकि ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा, ना इधर वेलोसिटी ना इधर, लेकिन इसकी घूमने की वेलोसिटी तो है ना, तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होते। ध्यान रखना, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हम इससे भी समझ जाएंगे ना, क्योंकि ये बंदा सर्किल तो बना ही रहा है और बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्किल तो नहीं बन सकते ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो एक्टिवेट रहेगा हमेशा, जो इसको घुमाने का काम करेगा। पर ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन होंगे भी यदि बाई चांस है ऐसी सिचुएशन, पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है आपके में। पता ही इसमें ये वाले एक्सेलरेशन की सिचुएशन तब आएगी, क्योंकि मैं तो आपको एनसीईआरटी के सवाल करा रहा हूं, और एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं उसमें ये बॉडी जो रोल करेगी वो उस सरफेस पे रोल करेगी जो सरफेस खुद से नहीं चल रहा, खुद से नहीं चल रहा। सोचो ये खुद से भी तो चला सकते हैं, सवाल में तो कुछ भी चुल्ल की जा सकती है। जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो कोई सा भी मसाला डाल दो। सोचो कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर बेल्ट है, उस पर आप रोलिंग कराना चाहो तो नीचे की बेल्ट भी चल रही है ऊपर भी चल रहा है, तो वो थोड़ा नो डाउट ऐसे भी सवाल है, पर वो कंपटीशन में आपका वेट कर रहे हैं। थैंक गॉड एनसीईआरटी में तो ये वाली जो बॉडी है, ये जो सरफेस है, ये रेस्ट पर ही मिलेगी आपको। समझ में आ रहा है यहां तक? ये एनसीईआरटी में तो ये आपको रेस्ट पे ही मिलने वाला है। मैं ये वाले सवाल इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि मूंगफली के दामों पे बादाम नहीं मिलते बेटा। आपको एनसीईआरटी एकेडमिक की बात की है वो मैं पूरा कराऊंगा, वो मेरा कमिटमेंट है। तो चलिए, इतना रिवाइज हो गया, याद आ गया नहीं? पहले ये बताओ इतना याद आ गया या नहीं आ गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगेगा ही लगेगा, ये और ये हो या ना हो पर ये तो होगा ही होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ एक छोटा सा एक सवाल लेते हैं एनसीईआरटी का, बहुत छोटा सा 7.28। ये तो आसान है। 7.28 रोटेशन मोशन में अ डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट इज प्लेस्ड लाइटली, धीमे धीमे, विदाउट एनी ट्रांसलेशन पुश। मतलब उसे धक्का नहीं देंगे, वो घूम रही है, वो घूमती हुई डिस्क को मान लो ये यूं घूम रही है, सपोज करो यूं घूम रही है, ठीक है, यूं घूम रही है, और इसको बहुत जेंटली एक सरफेस पे रख दिया, एक सरफेस पे रख दिया, लेकिन हमने इसमें कोई धक्का नहीं दिया है, ठीक है। और वो जो टेबल है वो फ्रिक्शनलेस टेबल है, फ्रिक्शनलेस टेबल है। अब सवाल कह रहा है तो माननी तो पड़ेगी, यानी एक घूमती हुई डिस्क थी ना, हाँ, एक घूमती हुई ओमेगा नॉट से घूमती हुई डिस्क को बहुत जेंटली एक ऐसी सरफेस पे रख दिया जो फ्रिक्शनलेस है। तो पहली बात, आपका दिल भले ही कुछ भी गाता रहे, दिल तो पागल है। ध्यान रखना, यदि ये फ्रिक्शनलेस टेबल है और आप अचानक सोचने लग जाए कि ये आगे बढ़ेगी, तो बेटा न्यूटन के लॉज को ध्यान दीजिए। जो न्यूटन के लॉ ट्रांसलेटरी मोशन में लगता है वही न्यूटन के लॉ रोटेटरी मोशन में लगता है। भैया ये जब आपने ऐसे कोई फॉरवर्ड पुश ही नहीं दिया तो ये आगे जाएगी क्यों? पता है, यदि ये फ्रिक्शनलेस है
तो ये देखो ये घूमता रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा और ये पॉइंट स्लिप होता रहेगा। ये पॉइंट मैं कोशिश करता हूं, ये रहा अपने पास, ये इमेजिन करो ये डिस्क है ना, ये डिस्क, तो ये ऐसे ही घूमती रहेगी यूं करके, और मैं रख दूंगा, ये तो एक्चुअली बीच बीच में अटक रहे हैं इसलिए ये यूं घूमती रहेगी, और जो नीचे का बॉटम पॉइंट है, बॉटम वाला पॉइंट है, वो स्लिप होता रहेगा, स्लिप स्लिप स्लिप। तो ये आगे नहीं बढ़ सकती। देखो बेटा, किसी बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए एक बात बताइए, अच्छा ये बताइए, यदि मैं ये बॉडी ऐसे रख दूं ऐसे रख दूं, तो ये आगे खिसक जाएगी अपने आप? नहीं ना। जब तक आप इसमें कोई पुश नहीं लगाओगे, पुश और पुल नहीं लगाओगे, तब तक वो दाएं बाएं क्यों चली जाएगी? तो ऐसी आपने एक रोटेटरी बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दी, तो जब तक आप इस पे इधर इधर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो ये आगे नहीं खिसकेगी, ये उसी जगह घूमती रहेगी। अब इस सिनारियो को मैं एनिमेशन तो नहीं बना सकता, अपने दिमाग में सोचो कि ये बॉडी सिर्फ घूम रही है और सरफेस के साथ कांटेक्ट में तो है, पर वो सरफेस तो बिल्कुल डेड है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये उस पर स्लिप होती रहेगी, स्लिप होती रहेगी। कोई ढक्कन सा, या एक मिनट रुको, ये ले लेते हैं रिंग, पता है ये सरफेस है, तो ये यूं घूमता रहेगा, बस यूं घूमता रहेगा, और नीचे वाला पॉइंट स्लिप होता रहेगा। जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो पहले बताओ, ये इमेजिनेशन दिमाग में आ गई कि फ्रिक्शनलेस सरफेस, उस पर कोई रिंग रख दूं और वो, ठीक है ना, और वो ऐसे करके घूमती हुई रख दूं, तो आगे क्यों जाएगी? वो तो स्लिप होती रहेगी अपनी जगह। जैसे, ठीक है ना, जैसे एक टायर है सपोज करो, और एक चिकनी सतह पर आ जाए, तो वो घूमता रहेगा, आगे बढ़ ही नहीं सकता। कोई आप बताओ, कभी कभी आपने देखा होगा चिकनी सड़क पे आप इंजन कितना भी प्रेशर लगाता रहे, लेकिन वो चिकना है तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब पहली बात तो ये अभी भी प्योर रोटेशन मोशन देगा। अब आ जाइए, इसके बाद क्या कह रहे हैं वो, द रेडियस ऑफ द डिस्क इज आर। थोड़ा बड़ा बनाता हूं डिस्क, ये रही डिस्क, ये रही फ्रिक्शनलेस सरफेस, डिस्क की रेडियस आर है, ओके, और कुछ पॉइंट दे रखे हैं, द रेडियस ऑफ द डिस्क आर, व्हाट आर द लीनियर वेलोसिटीज ऑफ द पॉइंट ए बी सी। ए पॉइंट ये है बेटा, फिगर बगल में दे रखा है, पॉइंट बी ये रहा, और पॉइंट सी यहां से ये है बेटा, ये r/2 दूरी पर, r/2 दूरी पर ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट। तो अब आप बताइए, आप इसमें सिर्फ ये r/2 है, ठीक है। तो अब आप, हाँ, अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एबीसी ऑफ द डिस्क एट पॉइंट एबीसी, ठीक है। विल द डिस्क रोल इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, क्या डिस्क आगे जाएगी? नहीं जाएगी, अपनी जगह पे घूमती रहेगी भैया, घूमती रहेगी, नहीं जा सकती आगे ये, जब फ्रिक्शन लेस है तो। अब सुनो, उसने इस पॉइंट की, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटीज पूछी है, तो बताना यदि ये ऐसे घूम रहा है, ओमेगा नॉट से घूम रहा है, तो बताइए इस पर टेंजेंट ऐसे डलेगी, तो इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, और इसकी इधर होगी वेलोसिटी। होप कि आप इस टेंजेंट को फील कर रहे हो, इन टेंजेंट को फील कर गए होगे कि यदि कोई चीज ऐसे घूमे, देखो ये, तो ऊपर वाले पॉइंट की टेंजेंट इधर जा रही है, नीचे वाले पॉइंट की टेंजेंट पीछे जा रही है, ठीक है। तो बताइए v = r ओमेगा होता है, तो जब ये फॉर्मूला में a पे लगाऊंगा, ये फॉर्मूला में a पर डेडिकेट करूंगा, तो बताइए वो कितनी डिस्टेंस पर है, r, उसकी ओमेगा नॉट। अच्छा, रोटेशनल मोशन में याद है ना, जब प्योर रोटेशनल मोशन होता है तो हर पार्ट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है कि नहीं, पर हर पार्ट की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी r ओमेगा नॉट। अच्छा, लेकिन डायरेक्शन उसकी इधर है, ठीक है। यदि मान लो मैं इसको x एक्सिस बोलूं और इसको y एक्सिस बोलूं, तो यदि मान लो मुझे वेक्टर डालना हो तो मैं यहाँ आई कैप लगाऊंगा, यदि वेक्टर लगाना पड़ा तो, क्योंकि ये वेलोसिटी किधर की ओर है, चेक करो, पॉजिटिव x एक्सिस की ओर, ठीक है। और खाली मैग्नीट्यूड, स्पीड, तो वो ये रही वेक्टर टर्म में r ओमेगा नॉट आई कैप। अब बताइए मुझे b की वेलोसिटी लिखनी है, तो b की, ये भी r दूरी पर है, ये भी ओमेगा नॉट, ये हो गया। लेकिन जब आप इसमें वेक्टर टर्म मारोगे तो माइनस आई कैप आएगा। बताओ माइनस आई कैप क्यों आएगा? क्योंकि आप देख सकते हो ये अपोजिट टू एक्स एक्सिस आ रही है। अब वेलोसिटी ऑफ सी पूछी है उसने, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ सी, बताओ ना, ये इतनी रेडियस का सर्किल बना रहा होगा ये r/2 का, तो r की जगह रखोगे r/2, पर ओमेगा सबका ओमेगा नॉट है, रोटेशनल मोशन में सबका ओमेगा एक जैसा होता है, तो ठीक है ना। और इस पर यदि वेक्टर मारोगे तो ये भी आई कैप है, प्लस आई कैप। क्लियर है? ये तो ये वाला क्वेश्चन निपटा। अब इसी में अगला क्वेश्चन और टारगेट किया है उसने, एक्सप्लेन व्हाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी टू मेक द डिस्क इन दिस फिगर
इन दी डायरेक्शन इंडिकेटेड। क्यों फ्रिक्शन नेसेसरी है? देखो, यदि कोई और फोर्स नहीं है, आप पुश नहीं लगा रहे हो, आप पुश नहीं लगा रहे हो। अच्छा, जनरल लाइफ में क्या होता है, आप क्या कहोगे कि जब हम घूमती हुई डिस्क को जमीन पे रखते हैं वो तो आगे खिसक जाती है, क्योंकि जनरल लाइफ में फ्रिक्शनलेस सिचुएशन है नहीं। तो अब जनरल लाइफ में जब आप घूमती हुई डिस्क को रखोगे तो क्या होगा? मान लो ये घूमती हुई डिस्क है ना, गिर घूमती हुई, और अचानक सरफेस पे रख दी, तो बताइए इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर थी ना। जैसे ही आप इसे सरफेस पे रखोगे तो ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बी, इसकी जो वेलोसिटी इधर है, तो ये पॉइंट इधर स्लिप मार रहा है ना। बताइए पॉइंट बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस इधर है ना। तो जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है तो फ्रिक्शन इधर स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं? तो फ्रिक्शन विल, और कौन सा फ्रिक्शन है ये? काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं ये काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया कि नहीं? ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप बताइए, इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देखिए, बताइए क्या इस फिगर में कोई फोर्स है? क्योंकि बिना फोर्स के कोई चीज दाएं बाएं नहीं खिसकती, ध्यान रखना। ये रिंग भी नीचे गिरी है तो इस पे mg थी तभी नीचे गई है, ठीक है ना। तो क्या इस फिगर में कोई फोर्स है? नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं, ये तो एक आइडियल सिचुएशन का क्वेश्चन दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कोई घूमती हुई रिंग को ऐसे रखोगे तो ये पॉइंट जैसे ही टच में आएगा तो पॉइंट की वेलोसिटी इधर, फ्रिक्शन इधर एक्टिवेट हो जाएगा। बताइए इस सिस्टम में फोर्स है या नहीं? आ गई फोर्स, इधर की ओर आ गई। आप इसको ऐसे समझो, एक सिस्टम ये ना, उस पर इधर फोर्स आ गई। तभी तो स्टार्टिंग में जब मैं फ्रिक्शन पढ़ाता हूं तब मैंने बोला था ये गलत फहमी है कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन मोशन का नहीं, रिलेटिव स्लिपिंग का अपोज करता है। वरना अब आप गौर से देखना, इस फ्रिक्शन का जो जन्म हुआ वो आया इसकी स्लिपिंग अपोज करने के लिए। लेकिन जब हम एज ए होल सिस्टम देखेंगे तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स इधर है कि नहीं? मतलब जब मैं F बराबर ma लगाऊंगा इस सिस्टम पर तो F है या नहीं इस पे? तो बताइए F है, तभी तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है जनरल लाइफ में, और ये बॉडी इधर एक्सेलरेट करने लग जाती है। तो इसलिए जब घूमती हुई रिंग जनरली आप रखते हो तो वो इधर एक्सेलरेट होने लग जाती है। तो बताइए इस बार इस सिस्टम को एक्सेलरेशन किसने दिया? इस फोर्स ने। तो इसने मोशन का अपोज किया है, सपोर्ट किया। इसने एज ए होल सिस्टम की बात करें तो उस सिस्टम को आगे की ओर एक्सेलरेट कर दिया। हाँ, इंडिविजुअली एक पार्टिकल की बात करें तो इसके पीछे पड़ गया, साले मैं तुझे जीरो ही करके मानूंगा, तुझे तो साले मैं जीरो ही करके मानूंगा, तेरे पीछे पड़ जाएगा। और जब ये जीरो हो जाएगा उसके बाद परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट होती है। जब तक इस पॉइंट में इधर की ओर वेलोसिटी है या इधर की ओर, फिलहाल तो इस केस में इसमें इधर वेलोसिटी है, तो जब तक ये वेलोसिटी जीरो, अब बताओ ये फ्रिक्शन फोर्स इसको रिड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? ये जब तक इसकी वेलोसिटी घटाता रहेगा। अब बताओ ये घटता जाएगा, ये घटता जाएगा, और जैसे ये जीरो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन भी गायब हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो तब है ना जब स्लिपिंग है। क्या यहां तक आर्टिकल समझ में आया है? नहीं? जल्दी बताओ, कुछ को तो आया ना चाहिए, तभी मेरे को लगेगा कि मैंने एक सही सवाल उठाया। मैंने पहले इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि भग जाते बच्चे। जल्दी बताओ, कुछ कुछ समझ में आया नहीं? एक हर्ष ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया मुझे, सोहानी ने भी दिया, चलिए कि हाँ कुछ कुछ आ रहा है, दिया ने भी दिया थोड़ा कॉन्फिडेंस। कुलदीप वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है? अब वो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आफ्टर परफेक्ट रोलिंग बिगिंस। तो बताना अभी तो ये फ्रिक्शन आ गया, अब ये पीछे पड़ गया, अरे तुझे तो मैं जीरो। अब थोड़ी देर के बाद सिचुएशन देखना, जब परफेक्ट रोलिंग बिगिन, हालांकि वो स्लिप करते हुए आगे आगे बढ़ रहा होगा। सुनिए, रोलिंग स्टार्ट हो गई पर परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट नहीं हुई, स्लिप करते करते आगे बढ़ रहा होगा। बताइए जैसे ही परफेक्ट, एक समय ऐसा आएगा जब ये वाली वेलोसिटी घट के जीरो 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 हो चुकी होगी। तो जैसे ही ये पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो गई होगी तो फ्रिक्शन अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इसकी वेलोसिटी को जीरो करके चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही ये पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो बताओ, तो ये पॉइंट स्लिप करना बंद कर देगा, और जब ये पॉइंट स्लिप करना बंद कर देगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? फिर फ्रिक्शन तो आ ही नहीं सकता ना। फ्रिक्शन का जन्म ही स्लिपिंग करता है, और जब स्लिपिंग खत्म तो फ्रिक्शन खत्म। तो बताइए, हालांकि यहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा, ये धप्पा करके नहीं आई होगी, 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी लगेगा, रोलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, पर परफेक्ट रोलिंग आने में थोड़ा टाइम लगेगा। यानी यहां से यहां तक आने में ना वो स्लिप करते करते घूमते हुए आया होगा, स्लिप करते करते घूमते हुए आया होगा। तो बताइए दूसरे क्वेश्चन का जवाब बताइए,
कि जब परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो, जब परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? बताओ, आंसर दो। मैं तो दे भी चुका हूं, बाती बातों में भी दे दिया। हाँ बेटा, ठीक, जल्दी बोलो। अरे फ्रिक्शन की वैल्यू दिया ना, ठीक, सुहानी बिल्कुल ठीक, हर्ष गड़बड़ हो गया। जैसे ही फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ रहा हूँ हर्ष, कुलदीप ठीक, कि व्हेन परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट, परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0। कितना आसान था। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी थी पहले में, पता है अब ये क्या करेगा? एक और चीज, ये जो फ्रिक्शन भाई साहब एक्टिवेट हो गए ना, एक चीज और दिखाता हूं आपको, कंसेप्ट देखिए। बताइए, ये आर है ना, ये आर है, ठीक है, एक्सेस तो यही है। तो बताइए, अब केवल फ्रिक्शन और इसको देखिए, क्या इस सिस्टम पर एक टॉर्क भी आ गया कि नहीं आ गया? चेक करो, टॉर्क भी आ गया। एक मिनट, ये कोई रिंग है ऐसे घूम रही है और इस पे ऐसे करके फोर्स भी आ जाए। अच्छा एक मिनट मुझे बताइए, यदि ये रिंग रेस्ट पर हो, इमेजिन करो, और इधर आके कोई फोर्स आ जाए इधर, तो बताइए ये फोर्स टॉर्क लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बताओ तो, बताइए, ये फ्रिक्शन इधर की ओर आ गया तो ये फ्रिक्शन टॉर्क भी जनरेट करेगा। बताइए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डी, होता है कि नहीं होता? टॉर्क का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां फोर्स का काम, ये रहा एफ के, एफ की जगह एफ के लिख देता हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम आर, तो ये टॉर्क यानी जब ये फिगर था तो ये बॉडी घूमती रहेगी, ना तो इसका ओमेगा कम होगा ना कुछ कम होगा, कुछ भी कम नहीं होगा क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस थी। लेकिन इस सिनारियो में जैसे ही टेबल पे रखा गया तो ये रख दोगे जैसी टेबल पे, तो इसलिए आपने देखा होगा टेबल पे रखती है आगे भगने लग जाती है। तो आगे भगाने वाला कौन? एफ के। आगे किसने भगाया? एफ के ने, क्योंकि इस फिगर को देखो और इस फिगर को देखो, इस फिगर में सिस्टम पे कोई फोर्स ही नहीं है जो इसको आगे भगाए, लेकिन इस फिगर में एफ के आ गया जो इसको आगे ले जाएगा। लेकिन इस एफ के ने टॉर्क भी एक्टिवेट कर दिया। अब टॉर्क की डायरेक्शन आपको निकालनी आनी चाहिए। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, डायरेक्शन वाइज आर क्रॉस एफ। तो देखो बेटा, आर की डायरेक्शन ये रही, एफ की डायरेक्शन ये रही, तो एक मिनट, एरो ऐसे लूंगा मैं, क्योंकि बेटा वेक्टर के रूल है ना, दोनों एरो डाइवर्जिंग फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा तुम्हें ऐसे ही समझ लो, चलो अब आप बताइए, एक्टिंग करिए, इस वाले ओमेगा नॉट को मत देखना, इस वाले ओमेगा नॉट को मत देखना। बताइए, ये जो एफ के एक्टिवेट हो गया है, फील करिए, जो इसको ऐसे लग रहा है ना, ये रहा व्हील, दोबारा देखिए, फ्रिक्शन ऐसे लग गया एफ के, तो ये एफ के इसको इधर ओमेगा देने की कोशिश करेगा या इधर ओमेगा देने की कोशिश करेगा? बताओ कौन सा फिगर ठीक है? केवल इस इंडिविजुअल फिगर को देखो, ये एफ के एक्टिवेट हो चुका है इसमें, ये इसमें टॉर्क भी लगाएगा। तो आपके सेंसेस क्या कह रहे हैं कि ये जो एफ के टॉर्क जनरेट कर रहा है, अपने बूते पे जो टॉर्क जनरेट कर रहा है, ऐसे इसको एंगुलर वेलोसिटी देगा या ऐसे देगा? पहला फिगर ठीक है, दूसरा ठीक है? बताइए। अरे मेरी बात समझिए, ये रिंग रख दी, मान लो रिंग है, उसको देखो ही मत ना, उसको मत देखो, ये रिंग है, इस पे यदि मैं फ्रिक्शन लगाऊं, आपको दिख नहीं रहा, फ्रिक्शन ऐसे लगाऊं, हाँ फ्रिक्शन ऐसे लगाऊं, आप अपने हाथ में कोई चीज लेके देखिए, फ्रिक्शन ऐसे लगाऊं, तो ये वाला ओमेगा जनरेट होगा या ये वाला ओमेगा जनरेट होगा? इस फ्रिक्शन का ये वाला ओमेगा जनरेट होगा। बिल्कुल ठीक कुलदीप, हर्ष बिल्कुल ठीक, ये वाला, चेक करो। तो अब आप एक बात सुनिए, हमने एक घूमती हुई रिंग इस पे रखी जिसमें ऑलरेडी ओमेगा नॉट इधर था, ठीक है। अब फ्रिक्शन एक्टिव, इस वाले फिगर में तो फ्रिक्शन था ही नहीं, इस वाले फ्रिक्शन में फ्रिक्शन इधर आ गया, ये तो फिगर गलत है ना, ये ठीक है। ये चाहेगा कि मैं इसको इधर ओमेगा दे दूं, तो ये ओमेगा को घटाने का काम करेगा। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में यदि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो वो वेलोसिटी बढ़ाता है, और वेलोसिटी के अपोजिट, ये वेलोसिटी और वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लगाऊं तो वेलोसिटी को घटाता है। भाई ऐसे भी सिनेरियो हो सकते हैं, ऐसे भी। अब ये टॉर्क ओमेगा नॉट की डायरेक्शन में लगा या अपोजिट लगाया? बताओ, इसके द्वारा लगाया गया टॉर्क, इसलिए मैंने पहले ये फील कराए थे आपको। बताइए, यहां पे तो टॉर्क था ही नहीं, इसके आने से एक टॉर्क जनरेट हुआ। अब ये ओमेगा नॉट को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? बताइए, ये जो फ्रिक्शन है ये ओमेगा नॉट को सपोर्ट करेगा या अपोज? जी हाँ दिया, जी हाँ हर्ष, ये अपोज कर रहा है। यानी आप ये भी समझिए
ट्रांसलेटरी मोशन के लिए अलग एटीट्यूड रखना होता है और रोटेशनल के लिए अलग एटीट्यूड रखना पड़ता है। तो ये टॉर्क जो लग रहा है ना वो इसके अपोजिट लगेगा, इस ओमेगा को रिड्यूस करेगा। तो इसलिए पता है क्या होगा, ये फ्रिक्शन धीमे धीमे इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को बढ़ाएगा और इसको घटाएगा। ये कहानी है इसकी। चलिए, नो डाउट एक बार वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखना और पहले की वीडियो देखना ताकि आप भूल गए हो तो आइए आइए और चीज देखते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 7.30 मैं बाद में कराऊंगा। चलो 7.30 पकड़ लेता हूं, पहले 7.30 पकड़ लेता हूं। वो कह रहा है एक सॉलिड डिस्क है और एक रिंग है, दोनों की रेडियस एक जैसी है ना, आर प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, 31 बाद में, पहले 30 करते। देख मैं पढ़ा ही रहा हूं कुलदीप, सांस तो लेने दे बेटा, है ना। दोनों को साइमल्टेनियसली टेबल पे रख दिया विद इन इनिशियल एंगुलर स्पीड, दोनों की इनिशियल एंगुलर स्पीड भी एक जैसी है। विच ऑफ द टू विल स्टार्ट टू रोल अर्लियर। काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है हमको म्यू के 0.2, इसमें से कौन सा पहले रोल करना। अच्छा, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि क्वेश्चन ये कि इसमें से कौन सी पहले परफेक्ट रोलिंग बिगिन करेगी। एक तो देखिए सवाल है 7.30, पहले इसी को देख लेते हैं कौन कौन है। एक मिनट, एक तो सॉलिड डिस्क है और एक रिंग है, दोनों की रेडियस एक जैसी है 10 सेंटीमीटर, दोनों का ओमेगा नॉट भी एक जैसा है। कितना है, इनिशियल एंगुलर स्पीड 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा नॉट एक जैसा है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, मैं खाली म्यू लिख दूं, म्यू 0.2 म्यू के ही लिखूं, चलो दोनों लिख दिया मैंने म्यू। ठीक है, और एक है सॉलिड डिस्क और एक है रिंग। ठीक है, अब देखिए एक रिंग और एक डिस्क इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ, इस रेडियस के साथ टेबल पे रख दी और टेबल में अब की बार फ्रिक्शन है। तो सीन क्या होगा, पहले तो मैं एक जनरल सॉल्यूशन लेता हूं। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, बताओ अभी, ठीक है, टेबल पे जस्ट रखी रखी है। तो जब टेबल पर लेके आए थे तो इसमें ओमेगा नॉट था, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, इसकी कुछ रेडियस थी। ठीक है, ठीक है, तो बताइए केवल घूम रही थी, तो इस समय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, कोई बताएगा इस समय? बताइए जब ये बॉडी अभी घूम रही है, बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी। तो यार ये सवाल कर पाओगे, अभी ये बॉडी घूम रही है, टेबल पे भी नहीं रखी है, बताओ। चलो टेबल पे भी, वेरी गुड दिया, टेबल पे भी नहीं रखी है मैंने अभी, केवल घूम रही है, बिल्कुल ठीक हर्ष, बिल्कुल ठीक कुलदीप, वेरी गुड, ठीक जवाब दिया बेटा आपने। तो इस समय सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है। हाँ, इसमें क्योंकि घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी पर इसकी तो कुछ नहीं है ना, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो 0 है, 0 लिख दो। ठीक है, 0 है। तो जब आप इसको रखोगे, अरे अच्छा एक और चीज अच्छी मिल गई पिछले सवाल का, बताना यदि ये फ्रिक्शन लेस है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो कोई बॉडी आगे जाएगी क्यों? जब सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी ही नहीं है तो कोई बॉडी आगे क्यों जाएगी? कोई फॉरवर्ड पुश तो मिले। अब देखिए, अब मैंने इसको रख दिया यहां पे, सपोज करो ये t = 0 की सिचुएशन है, रखा ही रखा है। तो अब जैसे मैं इसे रखूंगा तो पहले तो बताइए सबसे जो बॉटम पॉइंट है उसकी वेलोसिटी इधर है ना, तो फ्रिक्शन इधर एक्टिवेट हो जाएगा एफ के। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? बताना। जैसे ही मैं इसको टेबल पे रखूंगा, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है बेटा, तो ये बॉडी जब ऐसे घूम रही है तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बी, उसकी वेलोसिटी इधर होगी और वेलोसिटी रिलेटिव स्लिपिंग के अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, अब बताइए ये फ्रिक्शन क्या करेगा। अब आप इस सिस्टम को देखिए, आप इसे एज अ ट्रांसलेटिंग मोशन की नजर से देखिए। इमेजिन की एक बॉडी है जिसकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी 0 है, 0 है, ठीक है, उस पर एक फोर्स आ गई। अब बताना, एक फोर्स आ गई, फ्रिक्शन को हमेशा गाली की तरह मत सोचो, वो फ्रिक्शन आ गई तो ये गंदा, अरे फोर्स आ गई, वो फोर्स अगली मीटिंग में आना है बेटा, क्योंकि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। अब बताइए, ठीक है, इसको जब हम आ गए, ठीक है, तो अब ये जो फोर्स है ओमेगा नॉट को तो घटाएगा कि नहीं घटाएगा, और इसको कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी है। तो सपोज करो थोड़ी देर के बाद, आफ्टर टाइम टी,
आफ्टर टाइम टी ये बॉडी परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट कर दी। तो बताना उस सीन को सोचो, जब ये परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो गई तो बताएगा कोई इसकी कितनी वेलोसिटी हो गई होगी जिस समय परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो गई होगी। भाई इस फ्रिक्शन ने धीमे 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 एक तो इसकी वेलोसिटी जीरो कर दी होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या कर दी होगी। सपोज करो कि इसने परफेक्ट रोलिंग लाने में कामयाब, और परफेक्ट रोलिंग लाते ही ये तो भाई साहब नमस्ते करके चलेंगे कि अच्छा भाई मैं चलता हूं। फ्रिक्शन क्या करेगा, जैसी परफेक्ट रोलिंग में लिया आएगा ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहेगा, अच्छा साहब मैं चलता हूं। तो फ्रिक्शन तो चला गया। तो बताइए फ्रिक्शन तो चला गया उस सिनारियो पर, लेकिन यहां वेलोसिटी कितनी दे गया बताओ। सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी दे जाएगा आर ओमेगा, आर ओमेगा। क्योंकि ध्यान करो परफेक्ट रोलिंग का मतलब क्या होता है, द परफेक्ट रोलिंग बिगिन व्हेन द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, परफेक्ट रोलिंग बिगिन व्हेन सेंटर ऑफ मास हैज वेलोसिटी आर ओमेगा। समझ में आया कि नहीं। यहां सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी, सेंटर ऑफ मास में कुछ था ही नहीं, क्योंकि घूम ही घूम रही थी, सेंटर ऑफ मास थी नहीं। तो उसको टेबल पे रख दिया, टेबल पे रखा तो हमने पाया फ्रिक्शन इधर है। तो जब एज अ फोर्स समझिए, फ्रिक्शन को नेगेटिव से क्यों सोचे, तो इसने इसको धक्का दिया, इस पूरे सिस्टम पे फोर्स इधर लग रही है तो ये इधर आ गया। तो इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा जब हो जाएगी, जब भी हो जाए हम उसी को परफेक्ट रोलिंग बोलेंगे। और अब इसका ओमेगा भी घट के ओमेगा हो गया होगा। अच्छा बताओ ओमेगा घटा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना ये भाई साहब इसके अपोज करेंगे, तो ये ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम होगी, यानी ओमेगा नॉट भी घट चुका होगा, थोड़ा थोड़ा घट गया होगा, थोड़ा थोड़ा ये बढ़ गया होगा। यानी हुआ क्या, ये घट गया, ये भाई साहब घट गए और ये बढ़ गए, और ठीक है ना। तो बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इसमें बताना सबसे पहले तो फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन इसके बराबर होता है। पहले इस फ्रिक्शन की वैल्यू देख लेते कितनी है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के, और एन होता है एम जी, याद है ना। एम जी दिखाऊं या ऐसे समझ जाओ, एन ऊपर लग रहा होगा, एम जी इधर लग रहा होगा। तो ये तो हो गया हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब फोर्स कहता है मेरे पास, अब मैं यदि इसमें न्यूटन की सेकंड लॉ इक्वेशन लगाऊं यूजिंग एफ बराबर एम ए, पता नहीं आपने कितनी बार लगाई है, कभी टी माइनस एम जी, कभी एम जी माइनस टी, कभी आर, कभी कुछ। तो अब इस फिगर को देख के एफ बराबर एम ए लगाइए, इस फिगर को देख के एफ बराबर एम ए लगाइए। तो एफ का रोल तो ये प्ले कर रहा है एफ के, क्योंकि इकलौती एक ही फोर्स है एफ के जो सिस्टम को एक्सेलरेट कर रही है और ओमेगा को एंगुलरली डी एक्सेलरेट कर रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन कम कर रही है उसको। तो एफ की जगह एफ के, म्यू के की जगह म्यू के, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, हाँ एफ की जगह एफ के, और ये एम ए। इस एफ के की वैल्यू हमको पता है कितनी है, म्यू के इंटू एम जी इक्वल टू एम ए। एम से एम कट गया, तो हमारा जो एक्सेलरेशन आया, ये जो एक्सेलरेशन आया वो आया म्यू के इंटू जी। यानी इस सिस्टम को जो एक्सेलरेशन मिला वो इतना मिला। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी कुछ नहीं थी, कुछ हो गई। तो जब किसी सिस्टम की वेलोसिटी जीरो से कुछ हो जाए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो थी, तो जिस सिस्टम की वेलोसिटी कुछ ने से कुछ हो जाए तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन का, भाई एक्सेलरेशन तो है इसमें, वो इतना है। ठीक है, ये हमारे पास ए आ गया। अब एक और काम कर सकते हैं, बताना इसमें ये वाली इक्वेशन, एक मिनट, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, अगली कहानी। अब रोटेशनल इक्वेशन लगाते हैं, ये तो ट्रांसलेटरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब रोटेशनल की इक्वेशन लगाते हैं, टॉर्क इक्वल टू, पहले एफ डी लगाते हैं, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताइए फोर्स ढूंढिए, इसमें फोर्स के नाम पर एक ही फोर्स है एफ के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, है ना। अब टॉर्क, जैसे आपने पहले एफ के निकाला और उस एफ के को एम ए से इक्वेट कर दिया, ऐसे ही पहले आपने टॉर्क निकाला, अब टॉर्क को आई एल्फा से इक्वेट कर दो, टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा ऑल्सो। होता है कि नहीं होता, टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा। थोड़ा सा यार, ये तो मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया था आज क्लास में। तो यहां से इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आई एल्फा किसके बराबर आ गया, एफ के इंटू आर। तो ये एल्फा आ गया हमारा। ध्यान रखना, जैसा सवाल होगा वैसा आई रख देंगे। रिंग होगी तो रिंग का एम आर स्क्वायर रख देंगे, और सॉलिड डिस्क हुई वो मैं बाद में रख दूंगा, है ना, बाद में। अभी तो ये मान के चलो सवाल दोनों के लिए करा रहा हूं मैं। तो ये एल्फा आ गया। ये कैसा एल्फा आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। आप सुनिए, तो हमने यहाँ पे एक चीज नहीं करी,
एक चीज नहीं करी, चलिए कोई नहीं, हमने लीनियर एक्सेलरेशन निकाल दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल दिया। ध्यान रखना लीनियर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन ने काम वेलोसिटी को जीरो से आर ओमेगा कुछ बढ़ाने का काम किया है, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो एंगुलर वेलोसिटी को छेड़ता है उसने वो वेलोसिटी ओमेगा नॉट से ओमेगा कुछ कम कर दी। तो अब आ जाइए, अब लगाएंगे हम एक इक्वेशन लगाएंगे v बराबर u प्लस एटी, और एक इक्वेशन लगाएंगे ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सुनिए, एक इक्वेशन ट्रांसलेटरी, एक रोटेटरी, ठीक है। मतलब आपको ना मेरे से गलती हो गई, मुझे ये के बाद ये दिखाना चाहिए था इस कॉलम में ये सारी बातें करते, या दोबारा करता हूं, है ना, दोबारा करता हूं, कोई नहीं, दो कॉलम बनाता हूं। देखिए ये ट्रांसलेटरी बातें करेंगे या रोटेटरी की बात करेंगे? ट्रांसलेटरी बातें बताइए। इस पे फ्रिक्शन लग रहा है एफ के, कितना होता है म्यू के एन, एफ के म्यू के एन की वैल्यू कितनी है एम जी। ये तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया निकल के। अब फोर्स कहता है मेरे पास मान है एफ इक्वल टू एम ए, तो देयरफॉर यूजिंग एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ के नाम पर सिर्फ एफ के लग रहा है, ठीक है, तो मैं एफ की जगह लिख देता हूं एफ के इंटू एम ए। एफ के की वैल्यू म्यू के एम जी इक्वल टू एम ए से ए कट गया, ठीक है। तो जो ए आया हमारा वो आया म्यू के इंटू जी। ये एक्सेलरेशन, ये फोर्स, ठीक है। इधर रोटेशन को चलाओ, रोटेशनल टॉर्क इक्वल टू होता है एफ इंटू डी। एफ का काम कर रहा है एफ के, और डी का काम कर रहा है ये रेडियस, ये कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, ठीक है भाई, एफ इंटू डी। एफ तो हमारे पास इस सिस्टम में जो इकलौती फोर्स है वो यही है एफ के, और कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है एक्सिस से आर। तो मैंने पहले टॉर्क निकाल लिया, सिंस टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा ऑल्सो, तो इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। टॉर्क की जगह रख दिया मैंने एफ के इंटू आर आई अल्फा, है ना। तो यहां से हमारा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन निकल के आ गया एफ के इंटू आर आई। ध्यान रखना, अब यहां पे दोबारा लिख देता हूं अल्फा। अल्फा कितना आया हमारा एफ के की वैल्यू रख देते ना, एफ के की वैल्यू कितनी है, एफ के की वैल्यू है म्यू के एम जी इंटू आर अपॉन आई। थोड़ा तो ये एंगुलर, एक तरफ लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक तरफ एंगुलर। फिर इसमें v बराबर u प्लस एटी लगाओ, यहां ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगाओ। तो बताइए लीनियर वेलोसिटी, ये फाइनल ये इनिशियल, फाइनल कितनी है आर ओमेगा, इनिशियल जीरो। ए कितना है, ए है म्यू के इंटू जी, और टी की जगह टी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये इधर ओमेगा की जगह ओमेगा, ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा, लेकिन यहां माइनस यूज करेंगे। बताओ माइनस क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये ए पॉजिटिव है वो वेलोसिटी बढ़ा रहा है, और अल्फा नेगेटिव है वो ओमेगा घटा रहा है, तो इसलिए अल्फा म्यू के एम जी आर आई इंटू टी, ऊपर अल्फा प्रॉपर लिख रहा है, ठीक है। अब आप बताइए ये हो गया। अब या तो ओमेगा की वैल्यू इसमें रख दो इन दोनों से, तो देखिए आर की जगह आर, मैं क्या कर रहा हूं आर की जगह आर, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट माइनस म्यू के एम जी आर अपॉन आई इक्वल टू जीरो, तो जीरो हो गया म्यू के इंटू जी इंटू टी, यहां पे टी और है। अब यहां पर एक बार मैं रिंग के लिए आई रख देता हूं, हैंड टू हैंड इजी तब भी हो जाएगा। बताना इसको यदि मैं रिंग के लिए यूज करूं, रिंग, तो बस मुझे क्या करना है, आई की जगह क्या रखना है एम आर स्क्वायर, और यदि डिस्क है तो आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर। कई लोग सरेंडर करने वाली स्टेज पर है। चलिए देखिए, तो बस रिंग और डिस्क में ये अंतर है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप एम आर स्क्वायर रखोगे, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर रखोगे। तो पहले रिंग के लिए ये रेडियस, ये ओमेगा नॉट, ये म्यू के, ये एम जी, ये आर। चलो रिंग का मैं कर लेता हूं, ठीक है, पूरा नहीं आ पा रहा, ठीक है।
आर ओमेगा नॉट माइनस म्यू के एम जी आर टी अपॉन आर आई की जगह एम आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू के इंटू जी इंटू टी। तो देखो एम कटा, एक आर कटा, अच्छा एक आर नहीं, देखो ओमेगा नॉट आर माइनस, जब ये आर 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 स्क्वायर भी कट जाएगा, म्यू के इंटू जी इंटू टी इक्वल टू म्यू के इंटू जी इंटू टी। ये दोनों एक जैसे, वहां जाके ट्वाइस हो जाएगा, ओमेगा नॉट आर इक्वल टू 2 म्यू के इंटू जी इंटू टी। तो जो टी आया हमारा ओमेगा नॉट आर अपॉन 2 म्यू के जी, ये आ रहा है किसके लिए? रिंग के लिए। यानी रिंग को जब आप घूमते हुए रखोगे तो रिंग को यहां से यहां तक आने में, इस स्टेटस से इस स्टेटस में आने में इतना टाइम लग जाएगा। रिंग को इस स्टेटस से आने से इस स्टेटस में आने में इतना टाइम लग जाएगा। अच्छा अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रिंग के लिए लिख देता हूं। टी रिंग कितना आया है हमारा? टाइम फॉर रिंग आया है ओमेगा नॉट आर अपॉन 2 म्यू के इंटू जी। अब टी फॉर डिस्क और निकालते हैं, डिस्क। तो अब मुझे डिस्क के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे डिस्क के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी इक्वेशन में जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो देखो आर की जगह आर, ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा नॉट माइनस म्यू के एम जी आर टी अपॉन, और आई की जगह हाफ एम आर स्क्वायर रखूंगा, और ये म्यू के इंटू जी इंटू टी। तो गौर से देखना, एम से एम कटेगा, ओमेगा नॉट आर, ये आर का इसमें मल्टीप्लाई किया, अब आर का इसमें जाएगा तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 म्यू के जी इंटू टी, म्यू के जी इंटू टी, नहीं ये 2 ऊपर ऐसे हाँ पहुंच जाएगा, नो इश्यू। ठीक है, तो ये वहां जाके 3 हो जाएगा, ओमेगा नॉट आर इक्वल टू, क्योंकि 2 म्यू के जी इंटू टी, ये म्यू के, तो 3 म्यू के जी इंटू टी। तो ये टी फॉर रिंग कितना आ रहा है? ओमेगा नॉट आर, और यहां पे 2 की जगह 3 आ रहा है, 3 म्यू के जी। तो अपने आप बताओ, ओमेगा नॉट आर आर, म्यू के जी जी, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो ये वाला टाइम कम आएगा ना। तो इसका मतलब रिंग को यहां से यहां तक, इस स्टेटस से इस स्टेटस में इतना टाइम लगेगा, डिस्क को थोड़ा सा कम समय लगेगा। इसका आंसर दे रखा है कि नहीं? एक मिनट देखने दो, कौन सा क्वेश्चन है? 7.20 नहीं 30 है ये, 7.30। हाँ जी बेटा ठीक है, ठीक है कि नहीं? हालांकि हमें इस डाटा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने ये पूछा था। अच्छा ये पूछा होता कितना टाइम लगेगा, तो वैल्यू डाल दो, रिंग का टाइम आ जाएगा, वैल्यू डाल दो, डिस्क का टाइम आ जाएगा। वैसे तो हमें साफ साफ दिख रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो इसको कम समय लगेगा। और इस सवाल को एक बार नहीं 2 बार देखना, 2 बार नहीं 3 बार देखना, इतना भी कठिन नहीं है, इतना भी कठिन नहीं है। थोड़े एक्सप्रेशन लंबे बन गए, वरना बस इसमें ये टारगेट था, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ट्रांसलेटरी इक्वेशन लगेंगी और रोटेटरी मोशन के लिए रोटेटरी इक्वेशन लगेंगी। ठीक है, अब एक 7.31 और देखेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है बेटा, 7.31। ठीक है, और ये लास्ट है 7.31 और 7.32। 32 तो खैर कंसेप्चुअल है, 7.32 तो अभी कर देते हैं। 7.32 तो ट्रू और फॉल्स वाले, बताइए रीड, पहले 32 कर लेते हैं। 7.32 केवल ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। पहला, ड्यूरिंग रोलिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम जब रोलिंग वर्ड हो तो मैंने क्या बोला, हम ये अज्यूम करेंगे कि वो परफेक्ट रोलिंग बोल रहे हैं। ड्यूरिंग रोलिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। बताना कोई बॉडी परफेक्ट रोलिंग कर रही है तो सेंटर ऑफ मास जिधर होता है फ्रिक्शन उधर ही लगता है क्या? गलत, फ्रिक्शन तो होता ही नहीं है परफेक्ट रोलिंग में, काइनेटिक फ्रिक्शन होता ही नहीं है परफेक्ट रोलिंग में, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ना इधर ना उधर, ना उल्लंघ ना पल्लंघ, लगेगा ही नहीं फ्रिक्शन यदि परफेक्ट रोलिंग है तो। दूसरा क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग रोलिंग। अब भले उसने वर्ड बोला है ड्यूरिंग रोलिंग, लेकिन आपको क्या एज्यूम करना है? परफेक्ट रोलिंग। तो बताना परफेक्ट रोलिंग में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है,
बताइए ट्रू और फॉल्स, जल्दी बोलो। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग रोलिंग इज जीरो। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की जो स्पीड है वो कितनी होती है? जीरो। दिस इज ट्रू, बिल्कुल ठीक, ये ट्रू है। तीसरा, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग रोलिंग इज जीरो। रोलिंग में इस पॉइंट का, ये जो जिस पॉइंट की आपने स्पीड जीरो निकाली है ना, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, उस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लग ही रहा होता है हर समय। समझ गए? जिस इस पॉइंट की वेलोसिटी भले ही जीरो हो, पर एक्सेलरेशन तो इस पे लगेगा हमेशा, सेंट्रीपिटल तो लगेगा। हाँ, ये वाले एक्सेलरेशन नहीं होते, ये वाले। ठीक है, ये कौन सा हो गया? सी। डी, फॉर परफेक्ट रोलिंग मोशन। परफेक्ट रोलिंग मोशन चल रही है ना, परफेक्ट रोलिंग मोशन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज जीरो। वर्क डन, बताना। पहली बात तो इसमें फ्रिक्शन होता ही नहीं है, फ्रिक्शन होता ही नहीं है। तो जब वर्क डन का फॉर्मूला लगाओगे, जब परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो जाती है तो फ्रिक्शन क्या कहता है? अच्छा भाई साहब मैं चलता हूं तो फोर्स एफ एस कॉस थीटा ही तो लगता है वर्क डन का। तो जब ये भाई साहब ही जीरो है तो वर्क डन तो जीरो आएगा ही। और सुनिए, ठीक है, चलिए अभी एक सवाल और कराऊंगा। और ई क्या है? अ व्हील मूविंग डाउन अ परफेक्टली फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन। एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील है और वो डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ रहा है, ऐसे व्हील, और उसका कोई फ्रिक्शन नहीं है। विल अंडरगो स्लिपिंग। अब आप बताइए, आप खुद बताइए, ये ऐसे रोल करते हुए आ रहा है और फ्रिक्शन है ही नहीं इस पे, तो बुद्धि लगाइए। जब फ्रिक्शन, अब आप समझ रहे होगे कि फ्रिक्शन, अच्छा एक काम करते हैं, ई का आंसर हम बाद में देंगे। हाँ, स्लिप करते हुए ही आएगा वो, बिल्कुल ठीक, स्लिप करते हुए आएगा यदि फ्रिक्शन नहीं है तो। ठीक है, और वो रोल ही नहीं कर पाएगा, सीधे ही ऐसे आ पाएगा खिसक के, क्योंकि रोल करने के लिए कोई तो टॉर्क होना चाहिए। अच्छा अभी 7.31 करते हैं तो ई का जवाब और अच्छे से आ जाएगा। 7.31, ये तो इंपॉर्टेंट है बेटा, 31, ये तो आपके स्कूल में करा सकते हैं। देखिए एक चीज सुनिएगा, यदि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ऐसी बॉडियों को तो हमने बहुत किया है, ऐसी बॉडियों को तो स्लिप होते हुए बहुत किए सवाल, लेकिन अब ये आ रहा है, ऐसी बॉडियों के लिए तो हमने दोनों तरीके के सिचुएशन को डील किया है कि यदि बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव करे तो, और फ्रिक्शन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने किए हुए हैं। मतलब इस सरफेस में फ्रिक्शन हो या ना हो, हमने दोनों तरीके के सवाल किए हैं। लेकिन पहली बात, यदि मैं किसी बॉडी को यूं रख दूं और इसमें फ्रिक्शन नहीं है, इमेजिन करो, तो पहली बात एक चीज आपको कोशिश करता हूं ट्राई करने की। देखिए ये मेरे पास पेन है, यदि मैं इसको यहां रखता हूं तो आप देखोगे रोल कर रहा है, ये है ना, बहुत जल्दी हो रहा है तो रोल कर रहा है ना, रोल कर रहा है। थोड़ा मानकर बढ़ा लेता हूं रुको। ये इंक्लाइन प्लेन है और देखो गौर से रोल कर रहा है ना ये, ठीक है, रोल कर रहा है। लेकिन यदि इमेजिन करो मैं इसको जरूरत से ज्यादा इंक्लाइन कर दूं, अब देखना, क्या देख पा रहे हो रोलिंग हो रही है? देखना, देखना रोलिंग भले ही ये मैंने इसको जरूरत से ज्यादा इंक्लाइन प्लेन ऐसे कर दिया, प्लेन को इंक्लिनेशन की, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो हो रहा है। आप देख रहे हो, चेक करो, रोलिंग हो रही है, आपको दिख रहा है रोलिंग होते हुए? देखना, मैं इसको छोड़ दूं तो रोलिंग नहीं हो रही, नहीं हो रही यार। रोलिंग करने के लिए एक बार बताओ, ये कोई बॉडी है, मैं इसको, आप फिजिक्स के नियमों से अलग मत जाइए, जब तक इस पर, ये रिंग है, जब तक इस पर इधर फोर्स नहीं लगेगी तो ये रोल ही नहीं करेगा, टॉर्क नहीं लगेगा। जब तक इधर टॉर्क, या तो इधर लग जाए या इधर लग जाए, इधर लग जाएगा तो ऐसे रोल कर लेगी, इधर लग जाएगा तो इधर रोल कर लेगी, तो कोई तो फोर्स हो। तो जनरली क्या होती है कि जब हम किसी बॉडी को रखते हैं तो ये जो फ्रिक्शन एक्टिवेट होता है ना, ये, अब आप बताइए, ये जो फ्रिक्शन एक्टिवेट हुआ है, ये जो फ्रिक्शन, ये टॉर्क देगा या नहीं देगा? ये टॉर्क देता है जिसकी वजह से वो घूमने लग जाती है। तो यानी ये बॉडी इस तरीके से आएगी, सुनिए, घूमते हुए आगे, घूमते हुए, ये रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। और यदि फ्रिक्शन नहीं है तो ये बॉडी सिर्फ ऐसे आएगी। सुन लो, दोनों फिगर देख लीजिए आप, फ्रिक्शन नहीं है।
अच्छा, ये फ्रिक्शन है एफ, फ्रिक्शन है तो इसमें ये जनरेट हो जाएगा, ये किसने पैदा किया? इस टॉर्क ने। ध्यान रखना, किसी सिस्टम में यदि वेलोसिटी 0 से v हुई है तो पक्का उस पर फोर्स होगा, और यदि किसी सिस्टम में 0 से ओमेगा हुआ है तो पक्का उस पर टॉर्क होगा। यदि किसी सिस्टम की वेलोसिटी नहीं थी और वेलोसिटी आ गई है, वेलोसिटी नहीं थी, वेलोसिटी आ गई, तो पक्का ढूंढना उस पर फोर्स होगी, और किसी पे वेलोसिटी नहीं थी एंगुलर और ओमेगा आ गया तो पक्का उस पर टॉर्क होगा। अब आप कहोगे सर जब इस पे फ्रिक्शन नहीं है तो ये वाली वेलोसिटी किसने पैदा कर दी? तो ये तो आप जानते हो ना, जब हम इस पे सिस्टम पे इधर निकालेंगे तो एक mg इधर, ठीक है, यदि ये थीटा है तो ये थीटा होगा, mg का कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर एक फोर्स है, कौन सी? mg sin थीटा। तो mg sin थीटा तो है ना, फ्रिक्शन हो या ना हो, फ्रिक्शन हो या ना हो, पर mg sin थीटा तो है, तो mg sin थीटा तो वेलोसिटी तो दे देगी ना। लेकिन अब आप इस फोर्स को देखो, ये जो फोर्स है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ये फोर्स है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और जो फोर्स सेंटर ऑफ मास या जो फोर्स क्या बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होती है वो तो कभी टॉर्क ही नहीं पैदा कर सकती। मेरी बात समझिए कि जो फोर्स, आप कहोगे सर ये फोर्स है तो सही, ये टॉर्क पैदा कर देंगी, इस फोर्स से आ जाएगा, ये नहीं। जो फोर्स, याद करो उस डायलॉग को, जिन फोर्सों का लाइन ऑफ एक्शन, जिन फोर्सों का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे पास करे, ये ध्यान है ना, ये रही, मैं टॉर्क ऐसे लगाऊंगा तो लगेगा ना, ऐसे लगाऊंगा तो लगेगा, पता ना मैं यू लगाने लग जाऊं तो टॉर्क कैसे पैदा हो जाएगा? तो यदि ये रिंग है, इमेजिन करो ये रिंग है, ठीक है, ये है सीन, यदि मैं इस पे टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगाऊं ऐसे तो ये रोटेट होगा, नीचे से लगाऊं तो होगा, लेकिन इमेजिन करो यदि मेरी एक परफेक्टली इसके सेंटर से मैच करते हुए ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे बिल्कुल ऐसे, तो ये रोटेट क्यों होगा? ये टॉर्क तो है ही नहीं ना। अब मेरी उंगली, मैं अपनी उंगली थोड़ी सी भी नीचे ले जाऊं तो टॉर्क आ जाएगा, लेकिन यदि मेरी उंगली बिल्कुल ही सेंटर ऑफ मास पे हिट कर रही है तो ये जो फोर्स है ये टॉर्क नहीं दे सकती, ये जो फोर्स है टॉर्क नहीं दे सकती। तो यानी सिंपल सा है, मैं यदि फिजिक्स को थोड़ा आसान करूं तो हम पढ़ क्या रहे हैं, यदि किसी सिस्टम में वेलोसिटी 0 से v हुई है तो ढूंढिए पक्का कोई ना कोई फोर्स होगी, जैसे इस केस में mg sin थीटा थी जिसने इसे एक्सेलरेट किया, और यदि किसी की वेलोसिटी 0 से ओमेगा हो गई होगी तो पक्का उसमें कोई टॉर्क होगा, टॉर्क इज जनरेटेड बाय फोर्स। तो आइए, हमारा टॉपिक है कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर स्पेसिफिक, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं 7.31 उसमें सिलेंडर को ही लिया है, लेकिन आप टॉपिक सबके लिए समझ लेना, एक सिलेंडर है और उसको एक फ्रिक्शनल सरफेस पे, इंक्लाइन प्लेन पे इसको रोल करने के लिए छोड़ दिया है। तो चलिए करें, तो बताइए, बताना, जब ये वाला पॉइंट एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगा तो ये पॉइंट उसको, क्योंकि परफेक्ट रोलिंग कब होती है बोलो, परफेक्ट रोलिंग क्या होती है? जब ये वाला पॉइंट स्लिप ना करे। तो यदि ये, ठीक है ना, अब आप बताइए यदि ये फ्रिक्शन नहीं होगा, यदि ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो बताना ये सारे पॉइंट एक्सीलरेट करेंगे कि नहीं इस फोर्स की? अच्छा बताइए, ये थीटा, एक मिनट, इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक mg, ठीक है, एक mg लग रही है नो डाउट, अभी मान लो फ्रिक्शन नहीं है तो mg तो लगेगी, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो लगाते आ रहे हैं। अब बताइए नॉर्मल रिएक्शन को गौर से देखिए, वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है लाइन, ये भी टॉर्क नहीं पैदा कर सकता और नहीं ये टॉर्क पैदा कर सकता। ये सबको पता ही है कि ये एंगल थीटा होता है, इस mg के दो कंपोनेंट तोड़ दो तो ये हो गया mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। दिस इज अ सिनारियो जब इसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऐसे होती। अब आप बताइए, अपने दिल की नहीं सुननी, जो एक्चुअल है वो क्या, यदि ये फ्रिक्शनलेस है तो इसमें से कोई ऐसी फोर्स है जो टॉर्क पैदा करेगी इसमें से? अब mg को तो देखो ही मत, क्योंकि mg के तो हमने कंपोनेंट तोड़ दिए, mg cos थीटा, mg sin थीटा, n, एक सिंगल फोर्स नहीं है जो इसे टॉर्क पैदा करेगी, तो ये बॉडी स्लिप करते हुए ही आएगी नीचे, क्योंकि ये घूमेगी ही नहीं। यानी ये जो है ना, ये वो वाला केस हो गया जो मैंने अभी इसको मार्कर को लेके बताया था, ये ऐसे आएगा सिलेंडर, ये सिलेंडर ऐसे आएगा, फिर रोल नहीं करेगा, सिर्फ ऐसे करेगा। अब देखिए, लेकिन यदि इसमें फ्रिक्शन है तो
तो ये फ्रिक्शन इधर एक्टिवेट हो जाएगा ना, ये रहा एफ, और ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन आ गया क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन पे नहीं, मतलब ये इसकी जो लाइन है गौर से देखो ऐसे लग रही है, ये इसको ऐसे टॉर्क दे देगा, ऐसे। ये आप ऐसे अपने आप फील करिए कि यदि कोई रिंग है और ऐसे फोर्स लगे ऊपर की ओर, फ्रिक्शन लगे, तो ये ऐसी तो घूमेगी रिंग, है ना। तो यदि फ्रिक्शन ऐसे एक्टिवेट, और ऐसे ही होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो स्लिपिंग थी वो इधर हो रही थी, तो फ्रिक्शन इधर एक्टिवेट हो गया टू कीप दैट पॉइंट एट रेस्ट, उस पॉइंट को रेस्ट पे रखने के लिए, क्योंकि परफेक्ट रोलिंग होती तब ये। तो चलिए ये इधर आ गया, तो अब ये समझ गए ये किसने पैदा किया है, बताओ ये किसने पैदा किया है, ये एंगुलर मोशन। बताइए ये एंगुलर मोशन इसमें ये एंगुलर मोशन का मसाला किसने ऐड कर दिया इसमें, जल्दी बताइए, एंगुलर मोशन का मसाला किसने ऐड किया है इसमें, टाइप करके बताइए। फ्रिक्शन ने, फ्रिक्शन ने, फ्रिक्शन ने। अब मैं एक चीज कंफ्यूजन दूर करूंगा कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, हाँ मतलब काइनेटिक होगा, लेकिन यदि ये परफेक्ट रोलिंग होगी, ये यदि परफेक्ट रोलिंग वर्ड बोल देते फॉर परफेक्ट रोलिंग, फिर ये काइनेटिक नहीं होगा, ये स्टैटिक होगा, जो इस पॉइंट को रेस्ट पे रखे हुए है। यदि ये परफेक्ट रोलिंग हो गई तो चलिए अभी रुको, कंफ्यूजन दूर करूंगा, पहले सिंपल रखता हूं, जो जो चीजें समझ में आ चुकी है, जो जो चीजें समझ में आ गई है उसको, ठीक है ना, उनको परेशान नहीं कर रहा हूं। इसमें एक लीनियर इक्वेशन लगा लेते हैं ट्रांसलेटरी, और एक रोटेटरी इक्वेशन लगा लेते हैं, बाकी सिलेंडर के डाटा वाटा बाद में रख देंगे जो दे रखे हैं। हालांकि इसमें सब कुछ दे रखा है कि थीटा 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा 30 डिग्री है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, लिख लेता हूं मैं, है ना, ठीक है, और सिलेंडर का मास 10 केजी है, सिलेंडर का मास 10 केजी है, और क्या है, देखो लिख रहा है ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.25, ठीक है, 0.25, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, चलो देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने क्यों कहा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, देखो हम ये एज्यूम करें कि यदि ये परफेक्ट रोलिंग स्टार्ट हो गई है यहां, क्योंकि यहां ना डाउनवर्ड एक्सेलरेशन चालू हो गया, एक्सेलरेशन mg sin थीटा, है ना। हम ये माने कि इस पॉइंट की ये परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, तो परफेक्ट रोलिंग कर रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है बोलो, यदि ये परफेक्ट रोलिंग कर रहा है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो होगी, जीरो होगी कि नहीं होगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो हो ही नहीं सकता ना ये, यदि इस परफेक्ट रोलिंग हो रही है तो सीधी सी बात है काइनेटिक फ्रिक्शन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, याद करो, स्टैटिक फ्रिक्शन बताना, एक मिनट, मैंने इस बॉडी पे 10 न्यूटन लगाया, इमेज बताइए, ये रहा फोर्स लगाया मैंने, मान लो ये 10 न्यूटन की फूंक थी, ये मेरी फूंक के बावजूद भी मूव नहीं किया, मैंने फूंक लगाई फिर भी ये मूव नहीं किया, तो क्या यहां पे कोई फोर्स थी या नहीं थी, याद करो, यहां थी, फ्रिक्शन फोर्स थी, और इस फ्रिक्शन फोर्स का क्या नाम था, स्टैटिक। कि यदि कोई फ्रिक्शन, मेरे फोर्स लगाने के बावजूद भी यदि कोई बॉडी स्लिप नहीं कर रही, मैंने फोर्स लगाई और उसके बावजूद भी कोई बॉडी स्लिप नहीं कर रही, तो फिर वो फ्रिक्शन पक्का स्टैटिक ही होगा, होगा कि नहीं होगा, याद है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, जब कोई बॉडी रेस्ट पर हो तो भी यदि फ्रिक्शन कोई आ रहा है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यदि कोई बॉडी मूव नहीं कर रही और फिर भी फ्रिक्शन है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। चलिए अब आ जाओ, करना क्या है, इसने ये पूछा है बस डाउनवर्ड है, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, कितना फ्रिक्शन लग रहा है इस पे, दूसरा व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन तो जीरो होगा बेटा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव ही नहीं करता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है थीटा यदि इंक्लिनेशन है तो कितना थीटा हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, चलिए रुको, तो थीटा यदि 30 डिग्री है, पहले तो उस पर ये निकालते हैं, है ना। तो बताइए सबसे पहले इस सिस्टम पर एफ, एक मिनट, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस एन, नहीं 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 नहीं, ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है ना, ये तो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, सॉरी, क्योंकि ये फ्रिक्शन तो उस अवेलेबल से कम भी हो सकता है ना, ये ध्यान रखना, मुझसे भी गलती हुई थी, फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो मैंने ये लगाया था अभी, स्टैटिक फ्रिक्शन में जब ये लगाते हैं तो ये मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है आपका, ये तो एफ एस का नहीं, ये एफ एस मैक्सिमम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। हाँ तो चलिए, तो एफ का फॉर्मूला वो, तो सबसे पहले बताइए टॉर्क बराबर एफ इंटू डी, टॉर्क एफ का काम कर रहा है स्मॉल एफ,
और डी का काम जो भी इसकी रेडियस होगी। अगेन टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा ऑल्सो, टॉर्क आई एल्फा भी होता है, ठीक है। ये तो हो गया फ्रिक्शन इनटू रेडियस, एफ की जगह ये और टॉर्क आई एल्फा। तो हैंड टू हैंड में एक काम करता हूं, क्योंकि सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो आई कितना होता है सॉलिड सिलेंडर का, हाफ एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का हाफ एम आर स्क्वायर, और अल्फा की जगह ए अपॉन आर। आप ध्यान है ये कौन सा फॉर्मूला है, याद है नहीं, ए इक्वल जैसे वी इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर एल्फा, तो एल्फा की जगह ए अपॉन आर, ठीक है। तो एक आर से एक आर कट गया। एक काम करूं, ये वैल्यू बाद में रखूंगा, पहले इनको इक्वेट कर देता हूं। टॉर्क एफ आर, टॉर्क आई एल्फा, तो आई एल्फा इक्वल टू हो गया एफ आर। आई की जगह अब रखता हूं हाफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है। एल्फा की जगह ए अपॉन आर, फ्रिक्शन हमें पता नहीं कितना है, और आर की जगह आर। तो एक आर ये कट गया, एक आर ये कट गया, ठीक है। तो भाई एक आर इसने काट दिया, एक आर इसने काट दिया, तो हमारा जो फ्रिक्शन आ रहा है वो आ रहा है हाफ एम ए, फ्रिक्शन आ रहा है हाफ एम ए। हालांकि अभी एग्जैक्टली पता ही नहीं चला फ्रिक्शन कितना है, क्योंकि एम की वैल्यू पता है, हाफ की, ए की वैल्यू तो नहीं पता ना। अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं हम, इसमें एफ बराबर एम ए और लगाओ, एफ बराबर एम ए। तो मुझे बताइए इस सिस्टम पर जब आप एफ बराबर एम ए लगाओगे, तो देखो इसने इसको कैंसिल कर दिया, एन और एम जी, एक फोर्स दे रही और सिस्टम इधर एक्सीलरेट हो रहा है, तो एफ की जगह रखोगे आप एम जी साइन थीटा माइनस एफ, समझ गए कि नहीं, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ की वैल्यू हाफ एम ए, एम जी साइन थीटा इधर जाएगा तो हाफ 3/2 एम ए हो गया ये, भाई ये हाफ वहां जाके जुड़ जाएगा तो एम से एम कट गया। तो आपका जो सिस्टम का एक्सेलरेशन आ रहा है, यानी ये सिलेंडर इस एक्सेलरेशन से, लीनियर एक्सेलरेशन से आएगा, इस लीनियर एक्सेलरेशन से। और 2, 3 जी की वैल्यू जो भी लेनी है 10, थीटा 30 दे रखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। तो यानी यदि ये सॉलिड सिलेंडर है तो ये इस एक्सेलरेशन से, लीनियर एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा। लेकिन उसने तो फ्रिक्शन पूछा है, तो सिंस फ्रिक्शन हमारा कितना है, हाफ एम ए, हमारा फ्रिक्शन तो हाफ एम ए ना, तो ये देखते हैं फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, हाफ एम, और ए कितना है हमारा 2/3 जी साइन थीटा। तो 2 से 2 कट गया, हमारा फ्रिक्शन आ रहा है इसमें 1/3 एम जी साइन थीटा, यानी इस सिस्टम पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इतना लग रहा होगा, इतना एक्सेलरेशन, इतना फ्रिक्शन। अब एक और चीज वो ये चाह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, इफ द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द प्लेन इज इंक्रीज, यदि हम इसे बढ़ा दें, तो तुमने देखा कि जब एक सिंपल ए था तो ये रोल कर रहा था, थोड़ा सा घुमाया तो भी रोल कर रहा था, है ना, वो पकड़ना पड़ रहा है, भग जाएगा नहीं तो। लेकिन जरूरत से ज्यादा थीटा कर दोगे तो फिर ये रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोल कराने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। रोल यानी ये किसने ऐड किया था, फ्रिक्शन ने, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिट तक होता है। तो ये फ्रिक्शन लग रहा है, और हमारे पास अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है कितना हमारे पास, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, वो हमारे पास एफ एस मैक्सिमम होता है। भाई इतना हमारे पास, तुम्हें ध्यान है जब हम टायर को घुमा रहे थे सर्कुलर टर्न, तो वहां पर भी एक लिमिटिंग वेलोसिटी थी कि भैया इससे ज्यादा वेलोसिटी से मत टर्न करना, क्योंकि अवेलेबल फ्रिक्शन ही हमारे पास इतना है। और मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन म्यू एस एन, ये फॉर्मूला होता है। तो अब आप बताइए, यदि आप चाहते हो कि हमारा सिलेंडर तमीज से रोल करे, तो ये वाला जो एफ है, ये वाला एफ एस, ये हमारे एफ एस मैक्सिमम से ऊपर ना पहुंच जाए। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन अवेलेबल फ्रिक्शन, औकात में रहे, ये फ्रिक्शन औकात में रहे, ज्यादा ना बढ़ जाए। दिस इज द फ्रिक्शन जो इस समय एक्टिवेटेड है, ये वो फ्रिक्शन है जो इस सरफेस के पास, भैया इतना ही फ्रिक्शन है मेरे पास। तो एफ एस हमारा आया है निकल के 1/3 एम जी साइन थीटा, और एफ एस मैक्सिमम म्यू एस एन, और एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा होगी ना, तो इसमें हैंड टू हैंड एन की जगह
mg cos थीटा, तो mg कट गया, तो 1/3 साइन थीटा बच रहा है यहां, और ये म्यू एस कॉस थीटा बच रहा है। तो म्यू एस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब तक 1/3 tan थीटा से बड़ा रहेगा, जब तक इसमें रोलिंग होती रहेगी, औकात में रहेगी ये। मैं मानता हूं आज की क्लास थोड़ी सी ट्विस्टिंग थी, पर इस वीडियो को मैं पब्लिक डाल दूंगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार देखना, ठीक है? नहीं बेटा, आज मैं केवल इतनी बात करूंगा, इसलिए मैंने कहा था या तो मेरे को डाउट व्हाट्सएप पे पर्सनली भेज दो, क्योंकि ये वीडियो केवल रोटेशनल मोशन के उसमें जाएगी, प्लेलिस्ट में, केवल रोटेशनल मोशन की प्लेलिस्ट में जाएगी। इसलिए मैंने उस दिन केवल ग्रेविटेशन की बात करी थी, आज केवल जो ऑफिशियली बात की सिर्फ रोटेशन की बात की है, ठीक है? तो आज के लिए बेटा इतना ही।